नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रामोदय 90.4 एफएम और मैं हूं शुभम राणा आपके साथ। दोस्तों, अब आप सुनेंगे वेकअप करनाल डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान के साथ। और दोस्तों, अगर आपके भी हैं सवाल तो रेडियो ग्रामोदय के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप प्रोग्राम के बीच अपनी बात रख सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। वेकअप करनाल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र सिंह चौहान और जो संकल्प हम हर दिन दोहराते हैं, जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा कोरोना, उस संकल्प का परिणाम सामने आ रहा है। धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, कोरोना की जो दूसरी लहर है वह शांत हो रही है। कोरोना के मरीजों की, संक्रमितों की संख्या कम होनी शुरू हुई है। अस्पतालों पर मरीजों का दबाव वो घटना शुरू हुआ है। ऐसा लग रहा है कि हम इस संग्राम में कोरोना को बिल्कुल कति देसी में कहना हो तो घोटने में कामयाब हो गए, उसको घेरने में, घोटने में एक सीमा तक कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के खिलाफ इस संग्राम में अनेक मोर्चे एक साथ हैं जो हमने खोले हुए हैं और तब जाकर के कोरोना थोड़ा बहुत काबू आना शुरू हुआ है। एक बहुत बड़ा मोर्चा उन चिकित्सकों का है जो सीधे तौर पर कोरोना के संक्रमित मरीजों का इलाज करते हैं, ये जानते हुए भी कि जरा सी चूक हुई जान पर उनकी भी आ सकती है, बन सकती है। अस्पतालों में, सार्वजनिक स्थानों पर जहां कोरोना के मरीज आते हैं, उनको हैंडल करना पड़ता है, वहां काम करने वाले अनेक श्रेणियों के कार्यकर्ता हैं। उनका जीवन भी वास्तव में खतरे में होते हुए भी वे निरंतर काम कर रहे हैं। इनको हम कोरोना वॉरियर्स कह रहे हैं, कोरोना योद्धा कह रहे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स कह रहे हैं। और उन्हीं में से एक श्रेणी है आशा बहनों की, जो धरातल पर, गांव में, बिल्कुल ग्रास रूट पर, जिसको कहते हैं जमीन पर जाकर कोरोना के खिलाफ हमारे और आपके संग्राम में मदद कर रही हैं। आज उनकी भूमिका को समझने की कोशिश करेंगे। आशा वर्कर्स क्या करती हैं, होती कौन है? बहुत बार उनका नाम लिया, प्रधानमंत्री जी ने भी उनका जिक्र किया होगा, मुख्यमंत्री जी अनेक बार उनका जिक्र करते हैं। और गांव में बहुत सारे लोग जिनके साथ उनका सीधा सीधा पाला पड़ता है, मिलना जुलना होता है, संवाद होता है, वो भी उनके बारे में जानते हैं। लेकिन बहुत लोग होंगे ना जिनको पता ही नहीं कि आशा वर्कर होती कौन है, वो करती क्या है। आज हम आशा वर्कर्स की भूमिका पर बात करेंगे। और वेकअप करनाल में हमने करनाल में इस व्यवस्था से जुड़े दो व्यक्तियों को, दो मेहमानों को आज आमंत्रित किया है। संजीव जी मेरे साथ हैं, मूलतः सीकरी के रहने वाले हैं और जिले भर में आशा वर्कर्स के काम को वो कोऑर्डिनेट करते हैं। संजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद चौहान साहब, डॉक्टर साहब, और सभी श्रोताओं को नमस्कार। और दूसरी जो हमारी मेहमान है, फेसबुक के मित्र उन्हें देख पा रहे होंगे, यूट्यूब, ट्विटर पर भी फ्रेम में वो दिखाई दे रही हैं, कविता जी हैं हमारे साथ और बोहड़ा खालसा गांव से इनका ताल्लुक है। इन दोनों से बात करेंगे और बात करने का मकसद है एक तो इनके काम को समझना, फिर इनके सामने जो चुनौतियां हैं उन पर बात करना। इनकी चुनौतियां क्या हैं आप भी जानते होंगे। आपके मन में आशा बहनों को लेकर, उनके काम को लेकर कोई सलाह, सुझाव, सवाल कुछ भी है, शिकायत भी हो सकती है, अभिनंदन की बात भी हो सकती है, सराहना करने का आपका मन करे तो भाई फोन कर लीजिएगा। इस कार्यक्रम में हम फोन पर आपकी बात भी सुनते हैं, यानी मैं, संजीव जी, कविता जी बात करेंगे ही, लेकिन श्रोता, दर्शक भी फोन करके हमारी इस बातचीत का हिस्सा बन सकते हैं। संजीव जी, शुरुआत करते हैं। आशा वर्कर, इनको अगर परिभाषित करना हो, आशा वर्कर की परिभाषा क्या है? कौन है आशा वर्कर और आशा वर्कर किस महकमे के अंतर्गत काम करती हैं? उनकी सामान्य स्थितियों में भूमिका क्या होती है? यहां से आज की बात शुरू करते हैं। आशा के बारे में मैं जो साफ बताना चाहता हूं, आशा एक स्वास्थ्य कर्मी है जो समाज और स्वास्थ्य सेवाएं जो सरकार प्रोवाइड कराती है उनके बीच की एक कड़ी है। क्योंकि जो आशा वर्कर है वो उसी एरिया की है जहाँ पे वो काम करती है, तो वो लोगों को भली भांति जानती है। 1,000 की आबादी पे वो अपना सेवाएं देती है। जो सरकार द्वारा जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती है उनको जन जन तक पहुंचाती है। उसके बदले आशा को कोई तनख्वाह या सैलरी नहीं बल्कि मानदेय दिया जाता है। जितना वो काम करती है उसके बदले उनको मानदेय दिया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है। पिछले टाइम से, जैसे मैं 8-9 साल से कार्यरत हूँ, तो आशाओं ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है
जैसे इस टाइम से पहले घर पे होम डिलीवरी होती थी, तो अब ना के बराबर है। 99 पॉइंट कुछ % डिलीवरी हमारी हॉस्पिटलाइज होती है इनकी बदौलत। और सभी बच्चों का, गर्भवती का, सभी का टीकाकरण करवाती हैं ये। दिन रात 24 घंटे की इनकी ड्यूटी होती है। किसी टाइम भी मतलब इनके पास कॉल आ सकती है कि भाई प्रेग्नेंट है वो और उसको डिलीवरी होनी है, तो ये एम्बुलेंस में भी जाती हैं और पेशेंट के साथ भी रहती हैं। कई बार परिस्थितियां ऐसी भी बन जाती हैं, इनको दिक्कतें भी आती हैं, काम करेंगे तो दिक्कतें आएंगी। और जैसे कि आशा नाम से ही मतलब जो इस ASHA है, इसका फुल मीनिंग है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, यानी कि अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कर्ता होती हैं ये। और इनको ये एक मानदेय के रूप में काम करती हैं। लेकिन हरियाणा सरकार ने इनका मानदेय ठीक ठाक कर दिया है और आगे भी इनको भी उम्मीद है, सभी उम्मीद करेंगे अच्छी परफॉर्मेंस देंगी ये, तो अच्छे से काम करेंगी। दोस्तों, देश भर में आशा वर्कर्स की नियुक्ति होती है और आशा वर्कर्स की भूमिका पर एक चित्र खींचा, एक तस्वीर खींची है संजीव जी ने। आशा वर्कर की नियुक्ति आबादी 1000 की आबादी पर औसत एक आशा वर्कर काम करती हैं। आशा वर्कर मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री हैं। यूं कहिए कि बिल्कुल ग्रास रूट पर जो स्वास्थ्य सेवी हैं उनको पहुंचाने का काम इनका है। इनकी महत्ता पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। एक श्रोता का कॉल है स्टूडियो में। शुभम, जोड़िए श्रोता को। हाँ जी, चौहान साहब नमस्कार, मैं बलबीर बोल रहा जी, चोरकांसा से। हाँ बलबीर जी, क्या हाल चाल है? ठीक है जी, आप ठीक है? परमात्मा की फुल कृपा है, भगवान की दया से सब ठीक हैं। आपके परिवार में, गांव में सब राजी खुशी? हाँ जी, परिवार में, गांव में सब ठीक है जी। आपके गांव में? सब आनंद है, सामान्य है स्थिति। अब मैं तो गांव नहीं गया अब कई दिन से, मैं तो चंडीगढ़ ही फंसा हूँ। पिछले करीब करीब 1-1.5 महीना ही हो गया, एक भी क्यों, 1.5 महीने से आवागमन बिल्कुल वृद्ध है। और आपसे मैं रोज बात करता हूं तो चंडीगढ़ से ही कर पाता हूं, लेकिन रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन पर सब लोगों से बात हो जाती है, चाहे चोरकारसा और चाहे चोचड़ा और चाहे उपलाना और चाहे उपलानी और संद हो चाहे बड़ा हो, सबसे बात हो जाती है। आज सीकरियाड़े जुड़ रहे हमारे गिल, और इधर बुआ खालसा से कविता बहन जी जुड़ी हैं, और हम आशा वर्करों के काम पर बात कर रहे हैं। आपके परिवार को भी बलबीर जी किसी आशा वर्कर से की सहयोग की जरूरत पड़ी क्या? आप अपने गांव की आशा वर्कर को जानते हैं क्या? आपकी पॉपुलेशन पर, आपके मोहल्ले पर जो है तैनात? ऐसा जी चौहान साहब, हम खेतों में रहते हैं, खेतों में कोई भी सुविधा है वो आशा वर्कर खेतों तक तो कोई आपसी नहीं है जी। जैसे मतलब दवाई सरकारी अस्पताल में तो दवाई ले आवे, तो वो सुविधा आशा वर्करों को हम कहीं यहाँ देनी चाहिए। तो यहाँ दवाई नहीं है तो मतलब बाहर से भी ले आवे। आशा वर्कर तो ड्यूटी पर गांव में तो सारों को मिलती होती, मार डेरे पर तो आज तक कोई आशा वर्कर आई नहीं। आवे की तो जरूरत तो रही है, मतलब हर एक चीज की जरूरत हो जी। तो मैं इस बात पे कमेंट लेता हूँ संजीव जी का, कि जो लोग गांव में नहीं रहते, गांव से बाहर खेत में, डेरे में जो परिवार रहते हैं, आशा बहनें उन तक भी पहुंचती हैं क्या? अगर पहुंचती हैं तो डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? संजीव जी, और कुछ पूछना हो बलबीर जी आप पूछ लीजिए, फिर आप रेडियो पर सुनिएगा ये जवाब। बात ऐसे है जी, मैंने आपका नशाबंदी के बारे में क्या था जी, कोई बात नहीं हुई थी, डॉक्टर साहब के लिए बात हुई थी। इसमें जो हम गाँव में मान रहे तो उसमें कोई केस है ऐसा, मतलब जैसे कोई ज्यादा ही तंग हो रहा है मतलब उसका, तो केस को जो सुविधा मतलब करनाल कल्पना चावला में। चलिए इस प्रश्न का उत्तर भी तलाशते हैं। उस दिन वैसे डॉक्टर राजेश ने और दूसरे विकास जी जुड़े हुए थे, दोनों ने ये बताया था कि कोरोना के समय में एक्यूट कोई मामला है तो अलग बात है, वरना घर पर ही रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में, वहां पर नशा मुक्ति केंद्र प्रॉपरली फंक्शनल है, क्योंकि वो दोनों डॉक्टर्स जो थे वो कल्पना चावला के थे, इसलिए सिविल अस्पताल के बारे में उन्होंने टिप्पणी नहीं की। उन्होंने अपने आप को बच गए वो टिप्पणी करने से, और उन्होंने सही किया। अपडेट आपको दे दूंगा मैं और भी पड़ताल करके। धन्यवाद आपका, आप जुड़े। सबको संभाल के रखें, घर पर रहें, प्रसन्न रहें। रेडियो ग्रामोदय के इस कार्यक्रम में वेकअप करनाल का मकसद है लोगों को, अपने लोगों को
जो गांव में रहते हैं और बलबीर जी की तरह डेरे पर रहे, उन सारा ने जगाण का प्रोग्राम है यूं। संजीव जी, ये डेरे पर जो लोग रहते हैं, क्योंकि अपने यहाँ खासतौर पे निसिंग के आसपास बहुत डेरे हैं और असंध में तो बहुत ज्यादा डेरे हैं, खासतौर पे सिख समुदाय के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में डेरों पे रहते हैं, और दूसरे दूसरे समुदायों के लोग भी अब तो डेरों पे अच्छे बड़े बढ़िया मकान बनाने शुरू कर दिए, खेतों में रहना शुरू कर दिया। तो क्या आशा वर्कर्स की जिम्मेदारी इन तक पहुंचने की भी रहती है? बिल्कुल है सर। सभी जितना भी गांव की जो भी आबादी है, जो डेरा लगता है, अगर मान लिया किसी गांव की आबादी 4-4.5 हजार है, 4 आशा वर्कर हैं, तो वो अपने अपने एरिया और अपने अपने घरों को कवर करेंगी। इनका बेकायदा सर्वे करती हैं ये, और अपडेट करती हैं हर महीना सर्वे को। वही इतने बंदे हैं, अगर किसी का बर्थ होया तो ऐड कर लेती हैं, अगर किसी की डेथ होगी तो उसको यानी कि अपडेट करती हैं पूरी जो उनके अंडर पॉपुलेशन आती है। ऐसा हो सकता है ये अंकित भाई साहब शायद ये घर पे कम रहते हो, आशा वर्कर जरूर जाती होगी, ऐसा मेरे को लगता नहीं। बाकी बलबीर जी थे, उपलानी के पास डेरा है इनका, और चोर कारसा के रहने वाले हैं। खैर, तो आशा वर्कर गांव की पूरी आबादी की चिंता करने के लिए उनकी जिम्मेदारी है। कविता जी से पूछते हैं कि जब कोविड नहीं आया था, या जब कोई ऐसी खास महामारी, कोई खास अभियान ना आ रहा हो, उस टाइम आशा वर्कर गांव में क्या क्या काम करती हैं? जब सब कुछ सामान्य होता है, सामान्य दिनों में कविता जी और उनके जैसी जो आशा बहनें हैं वो क्या करती हैं, क्या क्या उनका काम होता है, और लोगों से जब वो अपने काम के लिए मिलती हैं तो कठिनाइयां भी आती होंगी, कुछ उनका भी आप जिक्र कर सकती हैं? हाँ जी सर। सर सभी दर्शकों को मेरी नमस्ते। सर जैसे आशा वर्कर जब कोविड नहीं था, आशा वर्कर गांव में काम करती थी। जैसे जी। गांव में गर्भवतियों का पूर्ण टीकाकरण करवाना, हॉस्पिटल में ले जाकर उनकी प्रसव पूर्व जांच करवाना, जैसे HB, BP, शुगर, सर यो HIV, SCV, ये सारे टेस्ट करवाती हैं सर। गांव में ठीक है। सेशन लगता है, बच्चों को के लगवाती हैं सर। गांव में साफ सफाई का, किशोरियों का, इन सभी का काम करती हैं सर। ऐसी कुछ चीजें हैं जो सरकार द्वारा आम आदमी नहीं ले पाता, घर घर जाके उनके बारे में आशा वर्कर बताती हैं। संजीव जी के पास वापस लौटते हैं। संजीव जी, रूटीन में जो एजेंडा रहता है, रूटीन में जो काम रहता है, उसको जरा विस्तार से खोल के बताइए कि आशा वर्कर क्या क्या करती हैं, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट काम उनका क्या रहता है? देखिए, इम्पोर्टेंट की तो बात है डॉक्टर साहब, हेल्थ से रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट तो सब कुछ है जी इसमें। तो बाकी रही जैसे जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी लिस्टें बनाना, फिर उनका चेकअप कराना तीनों, जैसे डिलीवरी से पहले 3 चेकअप होते हैं, उनका TT का इंजेक्शन लगता है और अल्ट्रासाउंड होते हैं वो कराना। उसके बाद डिलीवरी कराने के लिए उनको हॉस्पिटल ले जाना सरकारी, और वहां पे डिलीवरी के बाद घर पे आ जाता है जब जच्चा बच्चा, तो उसकी विजिट करनी होती है इनको, 6 विजिट करनी होती है। 42 दिन से उनकी विजिट करनी होती है। बच्चे का वजन, टेम्परेचर, माँ को पूछना होता है, उनको कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई बीच में दिक्कत हो जाती है तो आशा वर्कर एम्बुलेंस बुलाकर उनको रेफर करती है, साथ में भी जाती है सर। जी, ये तो हुआ रूटीन का काम। अब कोरोना के दौरान आप लोगों पे एकदम और एडिशनल काम आया आप लोगों के जिम्मे, और आशा वर्कर्स का नेटवर्क नहीं होता तो बहुत सारे काम ऐसे थे कोरोना के दौरान जो करने असंभव थे। जरा उनका खुलासा करिए। पहले हम कविता जी से पूछते हैं क्योंकि ये धरातल पर काम करती हैं, और जो इनसे बात छूट जाएगी संजीव भाई आप बताइएगा। सर जैसे कोरोना चल रहा है सर, आशा वर्कर डोर टू डोर जाती हैं, परिवार में हर एक मेंबर को मिलती हैं सर। उनसे पूछते हैं किसी को खांसी, नजला, जुकाम, बुखार तो नहीं है सर। अब जैसे सर कोरोना का सर्वे चला, आशा वर्कर को थर्मल स्कैनर, उनकी ऑक्सीजन चेक करती है सर, उनको टेम्परेचर चेक करती हैं सर। अगर किसी को दिक्कत पा जाती है तो सर उनको आशा वर्कर रेफर करती हैं अपने CHC लेवल पर या जिला करनाल हॉस्पिटल में सर। मेरा यहाँ पे प्रश्न ये है कि जब हमने पूरे हरियाणा का सर्वेक्षण करने का सरकार ने तय किया कि हम सर्वेक्षण कराएंगे, एक तो तब आप लोग एक्टिव हुई, उससे पहले क्या कर रही थी इस सिलसिले में कोरोना के को लेकर? उससे पहले भी सर हमने डोर टू डोर जाके, अब तो सर हमारे पास ऐप भी आई है ये सामान भी, तब सर हमारे पास ना ही तो ये पल्स ऑक्सीमीटर थे सर, ना ही थर्मल स्कैनर था। उसके हम जाते थे सर घर घर जाके, हर एक मेंबर से मिले, हर एक मेंबर से हमने पूछा किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है सर, सांस में दिक्कत, किसी को कोई ऐसे प्रकार को जो कोई बुखार ज्यादा हो, रात को बुखार ज्यादा चढ़ तो, खांसी हो, जुकाम हो,
तब भी सर हमने यही किया था सर, बिना ट्रेनिंग के भी सर। चलिए, यहाँ पर संजीव जी की बारी आती है। संजीव जी, जरा ये बताएं, जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम हरियाणा के हर हाउस होल्ड का, हर ग्रामीण हाउस होल्ड का सर्वेक्षण करेंगे और हम ये पता लगाएंगे कि वहां किसी को कोई लक्षण तो नहीं है कोरोना के, अगर हैं तो एक तरह से स्क्रीनिंग, मास स्क्रीनिंग करने की बात तय हुई, तो हमने अपने यहाँ आशा वर्कर्स को क्या ट्रेनिंग दी, क्या इक्विपमेंट दिए, और कहीं ऐसा तो नहीं हुआ जैसा अक्सर लोग कहते हैं कि सरकारी काम कागजों में ज्यादा हो जाए, धरातल पर हुंदा नहीं, बता दें कागज पत्र भर दें, रजिस्टर के खाने खोखे सारे, पूरे काम में कसर रह जाती है। ऐसा ना हो, इसके लिए आप लोगों ने क्या किया? डॉक्टर साहब, जैसे पिछले साल 22 मार्च को शायद लॉकडाउन लगा था, तो सर उसी टाइम से ही आशाओं को अलर्ट कर दिया गया था और इनकी ड्यूटियां लगाई गई थी। उसके इस टाइम तक, ये तब से लेकर अब तक 6 बार तो सर्वे कर चुकी हैं सर, डोर टू डोर, हर बंदे से मिली घर जाके। उसमें इन्फेक्शन वाले बंदे भी थे, क्योंकि अब बगैर चेक किए तो पता नहीं लगता को किस में क्या है। आम जनता को पता नहीं खांसी है मेरे को क्यों है, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल पता नहीं था। तो उस दौरान ये घर घर फिरी हैं और इन्होंने अगर किसी को लक्षण आए तो इन्होंने टेस्ट कराने के लिए उनको सब सेंटर में भेजा, पीएचसी में भेजा, सीएचसी में भेजा जी। और अगर सर कोई पेशेंट होम आइसोलेट कर दिया गया, जिसको पॉजिटिव है तो घर पे है, तो उसको दवाई वगैरह भी प्रोवाइड कराई जो सरकार से दी जाती है, सरकार की तरफ से जो किट दी जाती है एक, तो वो आशाओं ने घर घर जाके बांटी है। जो पॉजिटिव केस थे उन सभी को सर 6 बार सर्वे करने के बाद सर उसको ऐप, सर्वेक्षण ऐप के नाम से सरकार ने बनाई है, उसमें एंट्री भी करी है फोन के द्वारा इन्होंने हर बंदे की सर। तो क्या इस काम के लिए हर आशा वर्कर को हमने कोई गैजेट दिया या उसने अपने फोन से किया? ये अभी फोन पिछले महीने अप्रैल में ही आशाओं को दिए गए हैं सरकार की तरफ से। उससे पहले इन्होंने अपने खुद के फोन में की थी सर, खुद का ही नेट था, इंटरनेट जो भी, या किसी का घर वाले से मांग के वो ऐप डाउनलोड करके की, या जैसे भी की इन्होंने की सर सभी ने। तो अभी सर्वेक्षण की प्रक्रिया में सब आशा बहनों को फोन और डेटा कनेक्शन भी दिया गया होगा? डाटा भी हमने दिया सरकार की तरफ से? बिल्कुल दिया गया, सरकार ने बहुत मदद करी, हर आशा को फोन दिया गया है। और उसमें जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट आशा कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक आशा कोऑर्डिनेटर, सभी को, आशा पूरी टीम को मोबाइल फोन दिया गया है सैमसंग के सर, पूरे हरियाणा में सर। उसमें साथ में नेट भी मिला हुआ है, क्योंकि कुछ आशाओं की मतलब आर्थिक स्थिति ज्यादा कमजोर थी, फिर उनको दिक्कत आई थी, तो सरकार ने इसी के मद्देनजर फोन ही प्रोवाइड करा दिए। अपने जिले में आपके नेटवर्क में कितनी आशा बहनें काम करती हैं? सर 1142 आशा वर्कर जिला करनाल में कार्यरत हैं। 1142 का मतलब ये है कि अब हमारे पास वैकेंसी ही 1142 है आबादी के हिसाब से? नहीं सर, 1182 की वैकेंसी है हमारे जिले में। और आशा बहनों की जो नियुक्ति होती है, ये एनएचएम में होती है या किसी और स्कीम में? ये सर एनएचएम में तो नहीं है, अलग है ये आशा सर। प्रोसेस क्या रहती है? जैसे मान लो आपके यहाँ भी वैकेंसी है, 40 वैकेंसीज की आपने बात की, ये भरी कैसे जाएंगी? जैसे गांव में वीएलसी कमेटी होती है, एक ग्राम स्तर पे होती है वो, उसका चेयरपर्सन सरपंच होता है सर। वीएलसी होती है कि वीडीसी? विलेज लेवल कमेटी, विलेज लेवल कमेटी। जी, वीएचएसएनसी भी बोलते हैं, विलेज सैनिटेशन कमेटी भी बोलते हैं सर उसको। अच्छा। तो उसमें, हाँ, तो उसमें जैसे सरपंच वेरीफाई करके भेजेगा मेरे गांव की है भाई, ये यहाँ की रहने वाली है, शादीशुदा है, या भाई इतनी पढ़ी लिखी है, तो वो वेरीफाई करके एक जो सेंटर पे टीम होती है, सब सेंटर पे, उसमें एएनएम होती है, ब्लॉक आशा कोऑर्डिनेटर होता है और आशा फैसिलिटेटर होती है, एमओ इंचार्ज होता है सर। तो उसमें गाइडलाइन है कि उसके अकॉर्डिंग जिसके अंक ज्यादा होते हैं उसको रख लिया जाता है। अब ये गाइडलाइन 11वें महीने में पिछले साल आई थी, उससे पहले ऐसी गाइडलाइन नहीं थी। उसमें बस ये देखा जाए था भाई इसको काम की जरूरत है और ये मैट्रिक पास है, तो उसको रख लेते थे। अब नहीं, तो अब नियुक्ति के लिए कुछ गाइडलाइंस बना दी गई हैं ताकि रोड़ा रब्दा ना और फलाने की बहू क्यों रख ली, वह क्यों नहीं रखी। हाँ जी, हाँ जी, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। ये बहुत अच्छा काम कराया सर सरकार ने, क्योंकि पहले दिक्कत थी हमारे को भी बहुत ज्यादा। अभी मानदेय कितना मिलता है आशा वर्कर को जब नया वो काम शुरू करती है, नई आशा वर्कर शुरुआत में? 4000 तो फिक्स मिलते हैं आशा वर्कर को। एक्टिविटी है
39 एक्टिविटी है सर इनकी। अच्छा, जैसे हाँ, अगर जैसे सर कोई डिलीवरी हुई है सरकारी हॉस्पिटल में कराई है तो आशा को उसके 300 मिलेंगे, 2 कराई है तो जी 600 मिलेंगे। और सर तीनों चेकअप करा दिए हैं जैसे डिलीवरी से पहले तो एक केस के 250 वो मिलेंगे, उनका 50% भी मिलेगा सर। इंसेंटिव और भी सर मिलता है। एक श्रोता कतार में है, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी सर, मेरा नाम अभिषेक है सर। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। कहाँ से? सर मेरा गांव कुटेल है सर, मधुबन के पास है। ओ, कुटेल ने कौन नहीं जानता, ठाडे लोगों का गांव हो तुम। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, और कविता जी ने भी सुना होगा। हाँ बताओ अभिषेक भाई। मैं गांव। सर ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से, मैं ये पूछना चाहता हूँ जो जो हमारी आशा वर्कर गाँव में सेवाएं दे रही है सर, ये इन्होंने हम्म मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो हेल्थ डिपार्टमेंट से आए हैं सर, हम्म। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कोरोना में, मतलब रोकथाम में बहुत। लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूँ क्या मतलब क्या ये हर गांव में सर किस हिसाब से रखा जाता है, मतलब सर आशा को सर, मतलब क्या उसका क्वालिफिकेशन देखी जाती है सर, उसका क्या उसकी उस बारे में जानना चाहता हूँ सर मैं। जी, इनका हम क्या। उस बारे में बात कर ही रहे थे। अभिषेक भाई, आप सुनिएगा, मैं संजीव जी से और विस्तार से बताने के लिए कहता हूं। मोटे तौर पर इतनी बात हम अब तक चर्चा कर चुके कि 1000 की ग्रामीण आबादी पर एक आशा बहन की नियुक्ति होती है। उनकी तनख्वाह नहीं होती, बेसिकली उसको मानदेय कहते हैं, पर उनको मानदेय मिलता है। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है उसका हल्का सा संकेत तो कर दिया संजीव जी ने, लेकिन संजीव जी एक बार फिर से ये मान के कि अभिषेक जी कुटेल वालों ने ध्यान से वो बात नहीं सुनी होगी या वो बाद में कनेक्ट हुए जुड़े, तो एक बार फिर से बता दीजिए। और बहुत सारे और लोग भी होंगे, उनको भी उनका भी ज्ञान जो है वो ज्ञानवर्धन हो जाएगा। देखिए अभिषेक जी, अगर कहीं पे आशा की वैकेंसी खाली है किसी गांव में तो उस गांव जी में सर। सबसे पहले मुनादी कराई जाती है सरपंच के माध्यम से। सरपंच जी एक या 2 दिन पहले मुनादी कराता है कि भाई आशा वर्कर रखी जानी है, अगर कोई आवेदक है तो अपना प्रार्थना पत्र मेरे पास लेके आए। सरपंच उसको सर। वेरीफाई करता है भाई हाँ मेरे गांव की स्थायी निवासी है, और साथ में डॉक्यूमेंट भी अटैच कर देती है। उसके बाद जो कमेटी होती है आशा रखने वाली, वो जिसमें एएनएम भी होती है, ब्लॉक आशा कोऑर्डिनेटर भी, एमओ इंचार्ज भी, या जी एलएचबी भी होती है। ये एमओ इंचार्ज होता है जो उस पीएचसी का, वो कमेटी बना देता है 3 या 4 बंदों की। तो हम्म उसके बाद जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनके आधार पर लिया जाता है। मान लिया अगर कोई बीए पास है तो उसको 4 अंक मिलेंगे। कोई अगर अगर किसी ने जीएनएम का कोर्स किया है, स्टाफ नर्स का, तो उसको 3 अंक मिलेंगे। अगर किसी ने एएनएम का किया है तो उसको 2 मिलेंगे। अगर किसी ने +2 किया है तो उसको 1 अंक मिलेगा। और अगर किसी ने मैट्रिक किया है खाली तो उसको 0 मिलेगी। ऐसे ही एज का क्राइटेरिया है, अगर उसकी एज 25 से 30 के बीच है तो 4 अंक मिलेंगे, 30 से 35 के बीच में है तो 3 अंक मिलेंगे, 35 से 40 के है तो 2, और 40 से 45 के बीच है तो 1 मिलेगा। ऐसे ही उसमें अगर वो बीपीएल है तो 2 पॉइंट मिलेंगे, जनरल है तो 0 मिलेगी, ईडब्ल्यूएस है तो 1 मिलेगी। ऐसे मिला के जिसके ज्यादा अंक होंगे उसको रखा जाएगा। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि पहले भले ही फेवर कर दिया किसी का और किसी का डिसफेवर कर दिया, ये हो जाता हो, लेकिन अब सरकार ने जो नई गाइडलाइंस जारी की हैं उसी को ये सेवा करने का अवसर मिलेगा जिसका हक बनता है क्राइटेरिया के हिसाब से। अभिषेक भाई, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया? मिल गया सर, मिल गया मुझे, अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया सर। मैं सर एक चीज और पूछना चाहता हूँ सर हम्म। आपसे। तो सर मैं पूछना चाहता हूँ ये जो आशा वर्कर है सर, इनका काम जो है सर वो क्या, जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं जो इन तक ही सीमित है सर, इसके अलावा भी और कुछ काम करती हैं सर? काफी कुछ चीजें हमने चर्चा की, लेकिन और बताएंगे। आप रेडियो पर या फेसबुक पर सुनिएगा, आपके इस प्रश्न का उत्तर भी हम एक बार फिर से ले लेते हैं। हालांकि काफी कुछ चीजों की चर्चा अब तक हो चुकी है। आपने फोन किया, बहुत धन्यवाद, और करते रहिएगा, जुड़े रहिएगा कार्यक्रम के साथ। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक भाई। कुटेल से ये थे अभिषेक जी, और इन्होंने ऐसे प्रश्न पूछे जिनसे लोगों की जानकारी बढ़ेगी। अब कविता जी के पास ही चलते हैं। हमने बता दिया कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी संभाल, डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के समय, डिलीवरी के बाद भी एक बड़ा काम ये है आशा वर्कर्स का।
इसके अलावा और क्या क्या करती हैं, थोड़ा सा और आप बता देंगी तो अभिषेक जी और उनके जैसे और जो मित्र बाद में जुड़े हैं उनको आइडिया लग जाएगा कि कविता बहन जी कितनी महत्वपूर्ण है। सर जैसे डिलीवरी के बाद बच्चों का टीकाकरण शुरू हो जाता है सर। 1.5 महीने का BCG, 2.5 महीने का, 3.5 महीने का, फिर उसके बाद सर 9 महीने के बाद, यानी जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है 10वें महीने में लगता है सर, फिर 1.5 साल के बाद सर, फिर उसके बाद सर 5 साल का, फिर उसके बाद सर 10 साल का बच्चों का, यानी कि बच्चे के जन्म से लेकर बच्चे के 5 साल तक पूरी केयर आशा करती है सर, उनके टीकाकरण का, खान पान का। अगर बच्चे को जैसे इंजेक्शन लगवाने के बाद बुखार हो जाता है, जब उसकी पूरी देखभाल करते हैं जब तक कि बच्चा स्वस्थ ना हो जाता है सर। उसके बाद आशा वर्कर बच्चों के अलावा सर जैसे गांव में साफ सफाई का, जैसे गर्मियों का मौसम चल जाता है, डेंगू मलेरिया से बचाव के लिए सर घर घर जाके डोर टू डोर सर्वे करती हैं सर, फ्रिजों का, कुछ साफ सफाई के बारे में सर। जैसे कहीं गांव में गड्ढे ना हो, सरपंच या पंच से मिलकर सर उन गड्ढों को भरवाती हैं। मच्छरों से बचाव के लिए सर गांव में स्प्रे करवाती हैं सर जी। और भी इसके अलावा सर कई एक्टिविटियां हैं जो आशा वर्कर गांव में करवाती हैं सर। जी कविता जी एक क्षण के लिए रुकिएगा, कोई श्रोता हैं जो स्टूडियो में कनेक्टेड हैं, हम एक बार गोंदर चलते हैं, शुभम से कहते हैं कि श्रोता को जोड़ें। जी हेलो। नमस्कार चौहान साहब। नमस्ते, मैं सुरेश पंडित जी बोल रहा हूँ गोंदर से। क्या हाल चाल है पंडित जी? ठीक ठाक जी, अपना सुनाओ। परमात्मा की कृपा है, आपका आशीर्वाद। और गांव की खबर सुना दो, आपके मोहल्ले में, कुणबे में, पट्टी में सब ठीक ठाक? दया है जी मालिक की। कोरोना तो नहीं होया पर आने आपके वाले एरिया में? ना वो तो नहीं हूँ, 2 डेथ हुई जी उनका, करनाल तो ले गए थे, बस नेगेटिव आई, रिपोर्ट नेगेटिव आई। एक तो जय नारायण पंडित था, 60-65 साल का बालक का लड़का। जय नारायण जी का तो ये सुनने में आया था कैंसर था शायद उनको। नहीं उनको कैंसर लकवा लग गया था पहले, फिर वो ठीक हो गया था। अब तो छाती में दर्द हो गया, 9 बजे सी सांस लेने में कोई दिक्कत सी हुई, करनाल ले गए तो वहां तक मृत्युग्रस्त हो गया। और कोरोना नेगेटिव आई रिपोर्ट? हाँ, एक ये जो भट्ठे वाले हैं गोगा और इसमें लालू का लड़का ऋषि, ये बैंक के पीछे कोठी है। वो ऋषि के बारे में थी बात शायद, कि वो बीमार थे, कुछ और समस्या थी उनको। हाँ, वो बीमार से बुखार था उनको, 5-6 दिन से कर रहे, फिर कुछ सांस में दिक्कत आ गई, कुछ आंख को दिखना कम हो गया, फिर करनाल ले गए, 2 दिन करनाल रहा तो फिर वो भी एक्सपायर हो गया करनाल। ये ऋषि तो कुड़लन ब्याह हुए थे ना शायद? हाँ, कुड़लन ब्याह रखे थे। ठीक, हाँ मुझे ध्यान आ गया उनका, उनके बारे में आई थी खबर। चलिए संभाल के रहे, अभी कोरोना गया नहीं है, उड़ी है यो, कड़ी नहीं गया यू बगाने में, ये भी नीरा टाइम लग गएगा। बस घास लेने जावा, अपना मुंह बंद कर जावा। घास तो लेने जाना ही पड़ेगा, घास के बिना के गुजारा है, घास तो डांगरा का भी लेना पड़ेगा, अपने भी राशन पानी का जुगाड़ करना पड़ेगा, उसके बिना तो जिया नहीं जाता। पर फिर भी सावधानी राशन पानी तो जो क्यों करा पड़ी है, मैं दूध देवा सब्जी रो बाड़े में दो रखी। बढ़िया ऑर्गेनिक खाओ फिर आप तो। अच्छी बात है। अच्छा चलिए, आज हम आशा वर्करों के काम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ पूरे जिले के कोऑर्डिनेटर हैं संजीव जी, वो जुड़े हुए हैं। हाँ जी, हमारा 16 वार्ड पड़ा है, 16 वार्ड में आशा वर्कर है रीना जी अर्जुन, मतलब बहुत बड़े काम करा चली। हमारी 2 डिलीवरी तो लमजरी गेला करनाल गई, आज गेला एडमिट करवाई, उनको जानवर के लिए एडमिट हो जाए, सारे टेस्ट में पहला करवाए, 2 बार अल्ट्रासाउंड करवाया, बाद में टिक्का कराना जाएगा, टिक्का लगा और है जी आंगनबाड़ी में कहीं पर करा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, बुखार तो नहीं, खांसी तो नहीं। मैं यही बात कह रहा हूँ कि जो इतना बढ़िया काम करते हो, आपकी संभाल करते हो, बालका से लेकर कोरोना में तो सारे परिवार की चिंता करती हैं ये आशा बहनें, तो इनके काम की भी करनी चाहिए, इनका अभिनंदन भी करना चाहिए, इन खातर जो है ना ताली भी बजानी चाहिए। जी भी मैंने फोन करा जी, ठीक करे फोन किया। बाकी मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे, इनका जो मानदेय को मिलता है वो कम मिलता है काम के हिसाब से। देखिए कम है,
इनके बदलने चाहिए। आपने जो कहा वो मानदेय सबका बढ़ते रहना चाहिए, समय समय पर बढ़ते रहना चाहिए, काम के हिसाब से सबको मानदेय या वेतन मिलना ही चाहिए। इस समय इस सरकार ने चीजों को दुरुस्त करने की काफी कोशिश की है और भविष्य में भी जब जहां गुंजाइश होगी हम सब मिलकर एफर्ट करेंगे और मानदेय वास्तव में मान वाला हो, यो तो जरूरी है बात, यह बात तो ध्यान रखनी पड़े। आपने अच्छा सुझाव दिया। जी जी, और बताएं। काम बहुत ज्यादा इनका। अच्छा न्यू बताओ, यो गांव का आपका अस्पताल की बिल्डिंग कितने कड़े तक बन गई, कदी लखाए ऊपर जाएगा? आज ही गया था, आज भी गया था। मैंने मोटरसाइकिल का घास है वास्ते जाना रहूं, देखता रहूं। तो के लाग गए, कद लग पूरी करेंगे? बस देखो जी, गवर्नमेंट काम चल रहे तो खोए तो गोंदराला नहीं है, जो गांव वाले आपस में ना लड़ दे तो यो गुल्लरपुर की सरहद में थोड़ी जावे था, गोंदर में रहंदा और टाइम सर इबलग तो बन के लोगों के वाले हो जाता है। ये स्कूल में इतनी जगह उन्हें बेकार पड़ी है, किस काम की है जी? स्कूल में जो बिल्डिंग तो पढ़ना पड़ेगी, जो इसमें अनपढ़ बनता, इसमें टंकी थी पहले। टंकी वाली जगह तो वो फिट इसलिए नहीं थी, गहरी जगह है वो, उसको में उसमें भराई बहुत ज्यादा हो जाती। गांव के नजदीक तो है जी। ओहो, फिर गांव के नजदीक और भी जमीन थी, झगड़े पैदा कर लिए ना। हमने तो पूरी कोशिश करी कि आपस में अगर जुड़ से ही आपस में लड़ते फिरे थे, थाने तहसीलें हो रहे थे, हाईकोर्ट तक गए, मैंने तो इनको सारों को बिठा के समझाने की कोशिश भी करी, पर घर में आया सामान नहीं जान दिए करते बाहर। पर ये अपने आप में बहुत दुख की बात है पंडित जी कि गोंदर में सरकार की स्वीकृत की हुई, और मैं इसलिए मुझे दुख होता है कि उसको मंजूर करवाने में बड़ी भूमिका थी मेरी। वो जब आ गया, मतलब कभी ऐसा उदाहरण तो पूरे हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से यू कल्ला पाओगा कि भाई टेंडर हो गया और सरिया आ गया, रेता आ गया, काम शुरू करना और उसके बाद साइट चेंज हो जाए। ऐसा आमतौर पर नहीं होता, पर गोंदर है भाई पंडित जी, बहुत अंतर है, पसुत्ता गांव है, कुछ भी कर सको तुम गोंदर वाले। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। जैसे पंडित जी ने फोन करके आशा वर्कर्स के काम की सराहना की, और भी कोई मित्र जिनको लगता है कि अभिनंदन बनता है भाई कविता जी का, संजीव जी का, उनके टीम लीडर का, और उन आशा बहनों का जो आपके मोहल्ले की संभाल करती हैं, वे फोन करके भी इस चर्चा का हिस्सा बन सकते। संजीव जी, जब ये नया आखिरी फेज आया है पिछले कुछ दिनों के भीतर, जब हमने किट्स बांटनी शुरू की हैं और सर्वेक्षण हुआ है, तो उस दौरान आशा वर्कर्स की स्पेशल ट्रेनिंग करने की जरूरत भी पड़ी क्या? ओरिएंटेशन कैसे की? क्योंकि बहुत सारी चीजें तो इनके लिए नई थी। नहीं सर, वैसे तो पहले ये कहीं 5 बार सर्वे तो कर चुकी थी, और इनको उस टाइम जो अभी ये 6ठी बार जो सर्वे किया है अब की बार, तो एक टीम दी गई थी जिसमें एक स्कूल टीचर था सर, आंगनवाड़ी वर्कर थी, और सर एक गांव का कोई मौजूद पर्सन, या अच्छा। तो कोई पंच हो सकता था, महिला पंच हो सकती है, उसको बीडीपीओ ने डिसाइड किया था गांव में जो सफिशिएंट हो वो एक पूरी टीम सर्वे करेगी डोर टू डोर, जिसमें आशा की मुख्य भूमिका थी। तो फिर सर, और जो जिसमें लक्षण नजर आए, जैसे थर्मल स्कैनर दिए गए थे इनको और पल्स ऑक्सीमीटर दिए गए थे, अगर किसी में लक्षण नजर आए तो उनको एक विलेज पे ही, गांव में ही एक विलेज हेडक्वार्टर के नाम से टीम थी सर, जो टेस्ट करती थी, रैपिड एंटीजन टेस्ट, रैट के तहत टेस्ट किए जाता है, जिसका नतीजा तुरंत आ जाता है सर। हर गांव में ऐसी टीम थी जो ये रैपिड एंटीजन टेस्ट कर लेती थी या कर लेती है? हाँ जी सर जी, हम आरएटी की बात कर रहे थे, तो रैपिड एंटीजन टेस्ट की जो किट्स हैं वो हर गांव में अवेलेबल हैं और एक टीम गांव में है अब? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। उसमें अगर किसी का पॉजिटिव आता है तो जिसके घर में स्पेस है, अलग रूम है, तो उसको घर पे आइसोलेट कर दिया जाता है, और इसी को ध्यान में देख के जिस गांव में ज्यादा केस आ रहे थे सर, तो गांव में आइसोलेशन सेंटर बनाए गए, ज्यादातर जो स्कूलों में बने हैं वहां पे बेड लगाए गए हैं, ड्यूटी लगाई गई है हेल्थ वर्कर की, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, लेकिन वहां पे
बंदे ज्यादा जा ही नहीं पाए क्योंकि घर पे ही आइसोलेट हुए बंदे या फिर रेफर हुए किसी इंस्टीट्यूशन में। तो ये हमने सरकार जो ने ग्रामीण स्तर पर हमने आइसोलेशन सेंटर बनाए, हालांकि बहुत लोग ये कह रहे थे संजीव जी हाँ जी कि भाई मान लो तुम न्यू कहो के न्यारा करो मानस ने वो बाकी परिवार के मेंबर्स ते ना मिले, संक्रमण तो हुए पाछा है, पॉजिटिव आए पाछा है, तो आइसोलेट हाँ जी करना पड़ेगा। आइसोलेशन की शर्तें ऐसी थी भी उसका कमरा न्यारा हो, उसका बाथरूम न्यारा होना चाहिए, उसने घर के लोगों के लिए मिलना को नहीं। तो ये हाँ जी सवाल यहाँ रेडियो पर भी कई प्रोग्राम में उठा था कि जी घर हाँ जी घर तो छोटा सा है, उसमें कड़े न्यारे पड़े जाके, और घर है तो बाथरूम तो एक ही है, मान लो कमरे भी दो है तो फिर दिक्कत। जब इस तरह की बात आई थी तो सरकार ने फिर ये आइसोलेशन सेंटर्स बनाए, जैसे गोंदर में मुझे ध्यान है कि वहां हमारा बैंकेट हॉल है पंचायत का, वहां पे हाँ आइसोलेशन जी सेंटर बनाया गया। ऐसे सब गांवों में, अधिकांश गांवों में और बड़े गांवों में खासतौर पे आइसोलेशन सेंटर बनाए, लेकिन वहां ज्यादा लोग गए नहीं। ये गोंदर से भी मेरे पास रिपोर्ट आई, क्योंकि बंद कर रहना चाहते लोग। ज्यादा सावधानी नहीं बरते सर। देखो स्टार्टिंग में ये पहले शहरों में आया ज्यादा कोरोना, गांव वालों ने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। अब की बार भरमार होगी गांव में भी, गांव वालों का इस बार भी ज्यादा मतलब वो नहीं था, सरकार ने ज्यादा सख्ताई बरती तो कुछ जाके इस पे काबू पा लिया है लगभग। और सावधानी में ही सुरक्षा है, मेन बात तो ये है जी। बाकी कहने को जो मर्जी कहें, सभी तरह के बंदे हैं, सरकार काम तो कर ही रही और इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं। मतलब इस पेंडेमिक के चक्कर में मतलब सारा सबका दिमाग मतलब अलग अलग राय दे, वो ऐसे नहीं करना था ऐसे ही करना था, अगर वो ऐसे कर ले तो दूसरे ये ऐसे नहीं करना था। कहने वाले तो कहते हैं लेकिन जो सरकार सुविधाएं तो दे रही है जी। संजीव जी, आप आज की इस बातचीत को हम विराम की तरफ लेकर चलेंगे। चलते चलते आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारे श्रोता हैं, दर्शक मित्र हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आज कोरोना की जो अपने जिले में करनाल में स्थिति है, उसको उसके लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे? भाई यो कर लो रहे, गांव वाले सुन लो रहे, मान जो रहे, या नहीं करोगे तो मारे जाएंगे भाई रहे। आप क्या क्या ऐसे बिंदु कहना चाहेंगे? और चाहे हमने कोई दिक्कत नहीं भाई, सीकरी वाली बोलने में भी कह दोगे तो गोंदर वाले समझ जाएंगे, और दूर हाँ जी मतलब डॉक्टर साहब। गंगा टेढ़ी पोपड़ा तक समझ में आवेगी। हाँ जी हाँ जी डॉक्टर साहब, देखो वैसे तो हर बंदे को लगभग इन बातों का पता है, लेकिन एक बात को एक बार कहना और 20 बार कहना फर्क तो होता ही है। देखो जी तो मेरी तो यही राय है, अपना जो सरकार की इंस्ट्रक्शन है उनका पालन करो, मास्क लगाओ, दूरी बनाओ, अगर किसी में लक्षण है तो उसको अलग करो और अपने बच्चों का ध्यान रखो। और जो यंग है अपना एक्सरसाइज वगैरह करो, और जो जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते वो सैर करें, बुजुर्ग हैं जो, और बच्चों का खासकर ध्यान रखें क्योंकि इन्हीं के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। यही हमारी आगे आने वाली ये शक्ति है, तो इसको बचा के रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें, खान पान का ध्यान रखें, उसमें सिंपल साधारण अपना घर का बना खाना खाएं, जंक फूड ना लें। और वैसे सभी आज के टाइम में सभी जागरूक भी हैं, सबको पता है क्या खाना क्या करना। इनका अनदेखी करने में तो नुकसान है, फिर कुछ भी फिर हाथ नहीं लगना क्योंकि ये बीमारी बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, सभी को पता है। बहुत सारे स्थानों पर मतलब सबको इनको मालूम ही था ना, जो कोरोना किसी मरीज को गांव के किसी मानस खातर जानलेवा हो सके है, वो भाई जोन सी आशा वर्कर, जोन सा डॉक्टर, जोन सी एएनएम उसको ट्रीट करेगी, उसको भी, उसके लिए भी वो उतना ही खतरनाक है। कोरोना न्यू को नहीं जानता कि भाई ये डॉक्टर जो है ना, ये तो एमडी डॉक्टर है, इस तर डरना है मैंने, या यो तो डिप्टी कमिश्नर है करनाल का, इस तर डरना है। कोरोना वायरस उसके लिए सब बराबर हैं, और जो उसके करीब गए हैं और जो कमजोर थे उसने उनमें से अनेकों की जान ली है। अनेक हम लोगों ने अपने, सब ने अपना कोई ना कोई नियर डियर, दोस्त, प्यारा मित्र, दूर का रिश्तेदार सबको गंवाया है। तो आइए उन सबको भी प्रणाम करते हैं जिन्होंने ये काम दौरान किया है। कविता जी की आखिरी टिप्पणी लेंगे कार्यक्रम को संपन्न करने से पहले। आपका कभी बोड़ा खालसा जाना हुआ है? हाँ जी गया हूँ, लेकिन 2-2.5 साल पहले गया था मैं। और आपका सीकरी गांव का क्या परिदृश्य रहा ओवरऑल?
सर वैसे तो ठीक रहा था, लेकिन अब जो ये पिछले महीने से यहाँ भी केस आए सर, 20-22 केस आए मेरे गांव में भी, लेकिन अच्छा, ठीक ठाक। हाँ, ऐसा तो हुआ नहीं कोई डेथ होगी हो, वैसे तो हुई लेकिन पॉजिटिव नहीं कोई था सर। तो संक्रमण जो आमतौर पे मान लो सीकरी में केस आए, ये इन्फेक्शन कड़े दिले है, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी तो करते होंगे आप लोग? ये सर जैसे शहरों में से ही चले जी, पहले तो शहरों में आया था, फिर आना जाना तो हुआ ही जी, और फिर लोग पालन भी नहीं करते गाइडलाइन का, तो फिर उधर से ही आया सर ये। हम जैसे भी तो जाते हैं सर, हमारा सारा दिन उसी में वास्ता रहो जी, मरीजों में ही। आशाओं का ठीक भी है, तो फिर कब तक बचेगा जी, अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर नुकसान तो होएगा। उनसे और बात करेंगे। और आपने समय निकाला संजीव भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया काम आप लोग कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाते रहें। आप लोगों को लगता हो कि आपके काम में कहीं कोई ऐसी चीज है जिसको सरकार तक पहुंचाने की जरूरत है, चाहे वो संबंधित मंत्री जी तक कहने की बात हो, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने की बात हो, तो कभी भी निसंकोच आप वो बात कह सकते हैं। रेडियो पर भी कह सकते हैं सार्वजनिक रूप से, अन्यथा फोन करके भी आप बता सकते हैं। सरकार की कोशिश ये है कि इस संकट के समय में सबको साथ लेकर सबके लिए जितना ज्यादा हो सके वो किया जा सके। सब कुछ सही हो जाए ये तो बड़ा कठिन होता है, लेकिन बहुत कुछ बहुत ताकत लगा के बहुत बढ़िया हो जाए, इस दिशा में काम पहले दिन से जारी है। इस कार्यक्रम में जो मित्र जुड़े, चाहे फेसबुक पर जुड़े, यूट्यूब पे जुड़े होंगे कुछ लोग बाद में इस कार्यक्रम को देखेंगे, उन सब का धन्यवाद। कुछ का अभी हाल, कुछ का अग्रिम धन्यवाद। और अब हम स्टूडियो वापस गोंदर जाएंगे, जहां शुभम इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे कोरोना संबंधी वो गीत जिसे हम हर रोज गाते हैं, गुनगुनाते हैं, बजाते हैं, एक सकारात्मक संकल्प के लिए। विश्वास छोड़िए ना, ये आस छोड़िए ना, विश्वास छोड़िए ना, ये आस छोड़िए ना, जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा कोरोना, जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा कोरोना। स्वस्थ रहो और मस्त रहो, घर में ही रहो और व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और रहो, घर में ही रहो और व्यस्त रहो। कुछ हंसने में, कुछ गाने में, कुछ हंसने में, कुछ गाने में, खतरा है बाहर जाने में। विश्वास छोड़िए ना, ये आस छोड़िए ना, जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा कोरोना, जीतेंगे।